हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 10, जो कि है नए साम्राज्य और राज्य, जो कि क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है, इतिहास सब्जेक्ट का। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर हमने एक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम क्लास 6 से लेके और 12 तक की सारी एनसीईआरटी, पॉलिटी जिसमें आपका इतिहास रहेगा, ज्योग्राफी भूगोल रहेगा, और पॉलिटिकल साइंस जो कि सोशल साइंस होती है, वो हम सोशल स्टडीज की सारी सब्जेक्ट 1 बाय 1 कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने इतिहास क्लास 6 का पूरा करा दिया है आपको। बस ये 2 चैप्टर बचे हैं, 10 और 11। और आपकी ज्योग्राफी भूगोल मैंने क्लास 6 का पूरा करा दिया है, सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए हैं। और क्लास 6 का मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस, जो आपका राजनीति विज्ञान है, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आपको मेरे चैनल पे आपको एनसीईआरटी की पूरी सीरीज मिलेगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10, जो कि है आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम वाली का इतिहास का चैप्टर नंबर 10। इसमें है नए साम्राज्य और राज्य। देखो, अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। ठीक है, उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताप देते हुए रूपले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। देखो, आप राजा की इमेज अपने दिमाग में कैसे रखते हैं बच्चों? आपके लिए राजा क्या होता है? आप ये सोचते हैं कि राजा जो होते हैं वो शाही वेशभूषा में पहन के रहते होंगे और हाथ में तलवार लेके और आराम से अपने महल में मूंछों पे ताप देते हुए चलते होंगे। लेकिन राजा, ये तो काम एक तरह से राजा के थे ही। राजा का काम क्या था? युद्ध में लड़ना, ये सब काम करना। ठीक है, शाही वेशभूषा पहनना, अपने राजमहल में रहना, ये सब काम तो था। लेकिन राजा इसके अलावा भी और काम करते थे। हमेशा तो युद्ध होता नहीं था, हमेशा तो तलवार लेके नहीं रहते थे। राजा क्या करते थे? जैसे कुछ राजा का संगीतकार भी थे, कुछ राजा जैसे कि बीना भी बजाते थे। कुछ राजाओं का क्या था कि कविता भी लिखते थे, कविता पाठ भी करते थे। कुछ राजा संगीतज्ञ होते थे। तो राजाओं के काम ये भी होते थे। अब हम इस चैप्टर में यही देखेंगे, कुछ ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या करता था? बीना बजाता था, बहुत अच्छा बीना बजाता था। तो इस तरह के राजाओं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, क्या बताती हैं प्रशस्तियां? तो यहाँ पे अब आपके लिए एक शब्द मिला। इस शब्द का मतलब क्या है? प्रशस्तियां। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्रशस्तियां होती क्या है? देखो, प्रशस्तियां जो है, ये प्रशस्ति वर्ड है, ये शब्द किससे बना है? ये संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। देखो, राजाओं के दरबार में क्या होते थे बच्चों? कवि रहते थे। ठीक है, पोइट, कवि रहते थे। उनका काम क्या था कि प्रशस्ति लिखते थे अपने राजा के बारे में। वो प्रशस्तियां लिखते थे जिसमें राजा की वो प्रशंसा करते थे, गुणगान करते थे कि राजा ने ये किया, राजा ने वो युद्ध जीता, राजा ने वो महल बनवाया, राजा ने वो अभिलेख लिखवाया, और राजा ने उस राजा के राज्य को इस तरह से अपने राज्य में मिलवा लिया, अपनी प्रजा के लिए ये काम किया, ये कर लगाया, इस तरह से सेना लगाई, इस तरह से शासन चलाया। तो इस सब के बारे में वो किस में लिखते थे बच्चों? प्रशस्तियों में लिखते थे, और उसको वो क्या बोलते थे? प्रशंसा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में देखो हम प्रशस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का राजा था, चंद्रगुप्त का बेटा था, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने कहां कहां तक, ठीक है, कहां कहां तक उसका साम्राज्य था, ये सब पढ़ेंगे। देखो बच्चों, है ना। उसके बाद में कुछ हर्षवर्धन और हर्षचरित्र, इस राजा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, इसके बारे में, और पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय, इनकी जो प्रशस्तियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इनका राज्य कहां था, कहां था, पल्लव कहां पे थे, चालुक्य कहां पे थे, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ठीक है, और किस तरह से वो उस टाइम पे शासन चलता था, कौन कौन से कर लगे हुए थे, ये सब थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर में बच्चों जानने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे, इस वीडियो में। तो देखिए बच्चों, क्या बताती हैं प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद जो है, ये अरविंद, ये लड़का है ना जो अभी राजा का रोल कर रहा था, ये गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो समुद्रगुप्त जो था, ये आप याद रखिएगा कि कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि समुद्रगुप्त किस वंश का राजा था, तो आप कहोगे गुप्त वंश का। किस गुप्त वंश का बच्चों? गुप्त वंश। तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये हो जाएगा कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ, किस स्तंभ में, किस अभिलेख से पता चलता है? तो आप कहोगे कि सर इलाहाबाद में अशोक स्तंभ से। और इसकी रचना, आप कोई आपसे पूछे
ये जो प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की गई है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेठ। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो हरिसेठ था वो किसके दरबार में कवि था? तो आप क्या वो बताओगे बच्चों? समुद्रगुप्त। तो आपका आंसर क्या रहेगा? समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए आपके लिए कि समुद्रगुप्त जो था वो किस वंश का राजा था? गुप्त वंश का राजा था। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहां से पता चलता है? तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ से। और समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि था उसका नाम क्या था? हरिसेठ कवि। ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि प्रशस्ति क्या होता है, प्रशस्ति का अर्थ क्या है? तो आप लिखोगे प्रशस्ति एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व बढ़ गया। तो आपसे यहां पूछा जा सकता है कि प्रशस्तियों का महत्व किस काल में बढ़ गया? तो आप लिखोगे गुप्त काल में। प्रशस्तियों का महत्व बच्चों किस काल में बढ़ा था? गुप्त काल में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे किसकी प्रशस्ति के बारे में? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की, एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। यानी कि प्रशस्ति में क्या है? प्रशंसा की जाती है। तो राजा की जो प्रशंसा की है समुद्रगुप्त की, वो किस तरह से की है कि राजा को एक योद्धा बताया है, युद्धों को जीतने वाला राजा बताया है, विद्वान भी बताया है साथ के साथ, और एक कवि भी बताया है। और यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बता दिया, यानी इतनी प्रशंसा की है कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए। यहाँ ऐसे ही एक वाक्य का अंश दिया है। देखो बच्चों प्रशस्ति कैसी होती है, देखो यहाँ पढ़ के देखो, ये प्रशस्ति है। योद्धा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को क्या बताया? योद्धा, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ी, तीर, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों और तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब इसमें देखो समुद्रगुप्त को किस तरह से बताया है एक प्रशस्ति में कि उसको इतने सारे हथियार हैं, उनसे घाव लग रहे हैं, और उनसे घाव लगने के बाद में जो दाग हो जाते हैं उससे उसके शरीर को और सुंदर बताया गया कि और सुंदर हो जाता है। तो बोलते भी हैं जो योद्धा होते हैं उनके गहने क्या होते हैं बच्चों? उनके गहने घाव होते हैं। जितने आपको शरीर में घाव होंगे युद्ध में, उतना ही बड़ा वो योद्धा होगा। जैसे राणा सांगा के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में एक राणा सांगा था जिसके शरीर पर 80 घाव थे। तो इससे पता चलता है कि आप कितने बड़े योद्धा हैं। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उस राजा के समुद्रगुप्त वो बहुत बड़ा योद्धा है, उसके शरीर पे बहुत सारे घाव हैं, उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, और बहुत सारे युद्धों में क्या क्या यूज किया गया है, क्या क्या प्रयोग किया गया है, ये सब इसमें बताया गया है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखोगे बच्चों, तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है, हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और कुछ क्षेत्र नीले रंग के मिलेंगे। देखो ये मानचित्र देखो, ये कलर कुछ नीले रंग का अलग है, ये कुछ अलग रंग का है बैंगनी, ये कुछ अलग रंग का है बैंगनी, ये कुछ अलग रंग है, और यहाँ पे कुछ लाल है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है। ये समुद्रगुप्त का पूरे राज्य के बारे में बताया। देखो मानचित्र में जो हरा रंग है उसका क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, उनके राज्यों को। देखो ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो हरा रंग है, ये यहाँ पे क्या थे? आर्यव्रत के 9 शासक थे। ठीक है, 9 शासक थे, उनको हरा के समुद्रगुप्त ने ये वाला राज्य जो था ये अपने राज्य में मिला लिया था। इसको किसमें मिला लिया? समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अपने साम्राज्य में। तो ये तो हो गया वो 9 शासक हैं आर्यव्रत के जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब इसके बाद में दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। देखो बच्चों ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये 12 शासक हैं यहाँ पे, ये जो है ये दक्षिणापथ के हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, युद्ध नहीं लड़ा गया, इन्होंने इनको हरा दिया और इसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया, और ये समुद्रगुप्त की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। और समुद्रगुप्त ने क्या किया कि इनको वापस कर दिया इनका राज्य शासन चलाने के लिए, कि तुम ही शासन चलाओ, लेकिन तुम मेरे अंडर में रहोगे, तुम मेरे अंडर काम करोगे, तुम मेरे अधीन रहोगे, शासन तुम ही चलाओ। ठीक है, तुम मुझे कर देते रहना और तुम अपना राज्य चलाते रहना। तो ये यहाँ पे इनको दे दिया था। ये कहाँ है? दक्षिणापथ के शासक हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आपको? ये कौन से? आर्यव्रत वाले शासक है, 9 शासक। ये दक्षिणापथ के 12 शासक है। ठीक है, अब उसके बाद और आगे चलते हैं बच्चों। देखो पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आए थे। गण या संघ क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया अध्याय 5 में, आप याद करिए।
ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे आप देखो ये वाले जो है ये असम का क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये राज्य ये क्या है कि वो सीमावर्ती राज्य है, देश है। ठीक है, उस टाइम की बात चल रही है जब समुद्रगुप्त का शासन था। ये क्या थे कि और इसमें बहुत सारे गण भी थे और संघ भी थे। क्या थे बच्चों? गण भी थे और संघ थे। गण और संघ मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये क्या है कि ये लोग समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञा का पालन भी करते थे और समुद्रगुप्त के दरबार में वो कभी कभी आते भी थे। तो एक तरह से इनके साथ भी एक तरह से मैत्रीय संबंध से आप ये बोल सकते हैं और एक तरह से ये समुद्रगुप्त के ऑलमोस्ट आंशिक रूप से अधीन भी मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब आता है कि बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी किया। अब देखो ये बाहर के राज्य है, इधर की आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये गुजरात का इलाका हो गया, इधर पश्चिमी राजस्थान पाकिस्तान वाला इलाका हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि कुषाण थे। आपसे पूछे कुषाण और शकों का शासन किधर था, तो इधर पश्चिमी इधर साइड में। ठीक है, उत्तर पश्चिमी राज्यों में, उत्तर पश्चिमी एरिया में, ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया हो गया इधर की साइड में। और श्रीलंका की साइड नीचे भी यहाँ पे भी क्या था, कुषाण और शक थे। ठीक है, कुषाण और शकों का शासन इधर भी था। इन्होंने क्या की कि इसकी अधीनता स्वीकार की और समुद्रगुप्त के साथ में अपनी बेटियों का विवाह भी किया, आप ये भी कह सकते हैं। तो एक तरह से आप देखिए समुद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो कितना बड़ा था। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा उसने ये कवर किया हुआ था। देखो आप देखो पूरा का पूरा ये एरिया कवर किया हुआ था। तो ये समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा एक साम्राज्य था। समुद्रगुप्त एक तरह से बहुत बड़ा राजा था। ठीक, गुप्त वंश का। अब देखो बच्चों वंशावलियां, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वंशावलियां। अच्छा, इसमें एक वो रह गए थे, इमेज में आपको बता देता हूँ। ये देखो इसमें बीना बजाने वाला राजा, देखो यहाँ बीना बजाते हुए एक राजा दिखाया गया है। तो ये बीना बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, बीना बजाते हुए सिक्के में दिखाया गया है। तो आपसे कोई पूछे कि गुप्त वंश का वह राजा जो बीना बजाता था, तो आप क्या कहोगे? समुद्रगुप्त। मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम, तो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था बच्चों? प्रयाग था। और अभी भी आप जानते हो कि इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। उज्जैन और पाटलिपुत्र ढूंढो, ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो आपसे पूछेगा कि गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र क्या क्या थे, तो आप बताओगे उज्जैन ये वाला, पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है, और प्रयाग, ये थी। ठीक है, उसके बाद में आर्यव्रत और दक्षिणावर्त के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? तो आपको पता है जो आर्यव्रत वाले ये शासक थे इनको तो अपने अधीन कर लिया था समुद्रगुप्त ने, लेकिन जो दक्षिणापथ के जो राजा थे उनको उसने क्या किया था? उनका राज्य लौटा दिया था और बोला था कि आप खुद ही अपना शासन चलाइए वहां पे। ठीक है, ये अंतर था। क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखता है? कारण यही है कि देखो ये जो थे ये महत्वपूर्ण शहर थे, जो आर्यव्रत के जो राजा थे जिनका जो शासन था, जो पाटलिपुत्र वाला एरिया हो गया, प्रयाग वाला एरिया हो गया, ये आप देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये वाला, और एक उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र को आप किसी को वापस नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्षेत्र को तो अपने अंडर रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी इनकम होगी। खेती अच्छी होती थी यहाँ पे कर मिलता था उससे ज्यादा। तो ये एरिया को आप ऐसे नहीं दे सकते किसी को, इसलिए इसके एरिया को, इस क्षेत्र को उसने क्या किया था? अपने अधीन रखा था। आर्यव्रत वाले जो राजा थे उनका जो क्षेत्र था। अब देखो बच्चों वंशावलियां, अब हम पढ़ेंगे वंशावलियां। अधिकांश जो प्रशस्ति हैं वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यानी प्रशस्ति जो होती है वो क्या करती है, जो उस टाइम का जो शासक होता है उसकी बड़ाई तो करती है, उसकी प्रशंसा तो करती है, साथ ही साथ वो पूर्वजों के बारे में बताती है। जैसे प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ जो थी कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। तो अब आपसे पूछेगा कि समुद्रगुप्त की जो माँ थी उसका नाम क्या था, तो आप बोलोगे कुमार देवी, और पूछेगा किस गण की थी, तो आप बोलोगे लिच्छवी गण की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया कि किस गण की थी? लिच्छवी गण की। और पिता जो थे चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक थे, और उनके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था, जो कि गुप्त वंश का पहला शासक था, और जिन्होंने महाराजा अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा अधिराज। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आप बोलोगे महाराजा अधिराज। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, तो समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की, महाराजा अधिराज। और उनके पिता चंद्रगुप्त का वह पहला शासक, तो आपसे ये पूछेगा गुप्त वंश का वह पहला शासक जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की, तो आप क्या बताओगे बच्चों? वो था चंद्रगुप्त। दूसरा शासक जो था वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, उनके दादा परदादाओं का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, और उनके दादा परदादा जो थे वो महाराजा के रूप में थे।
तो इससे यह आभास में होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ, राजा, महाराजा, अधिराज और महाराजा। बताओ बच्चों सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ी उपाधि होगी महाराजा अधिराज, उसके बाद होगी महाराजा और उसके बाद आएगी राजा। सबसे छोटा हो गया राजा, राजा से बड़ा महाराजा और महाराजा से बड़ा महाराजा अधिराज। ठीक है। विक्रम संवत आप जानते हैं बच्चों, विक्रम संवत अभी हम पढ़ते हैं ना, दो तरह के संवत चलते हैं, एक हिजरी संवत होता है और एक विक्रम संवत। तो 58 ईसा पूर्व में देखो ईसा का जन्म हुआ, जैसे जीरो पे, जीरो जो वर्ष है, जीरो वर्ष है, इसको मानते हैं कि ईसा का जन्म हुआ है। ठीक है, ईसा का जन्म अभी जैसे चल रहा है 2022, तो 2022 का मतलब ये क्या कि कहीं ना कहीं से तो इस 2022 का स्टार्ट हुआ होगा ना, जीरो से कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो 2022 पे आए। और जीरो से पीछे वाले को क्या बोल देते हैं कि ईसा पूर्व। जो जीरो से पहले वाली जो वर्ष है वो बोलते हैं ईसा पूर्व। जैसे आज बोलते हैं कि 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व कहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2000 तो ये वर्ष घटा दो पहली वाली। ठीक है, मतलब आज 2022 में तुम बोल रहे हो कि 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हो 2000 में, तो 2000 सन तो ये घट गई। और जीरो से पहले कितना हो जाएगा? 2700। सही है बच्चों, 2700 तो ये हो गई और 2000 ये हो गई, तो कितनी हो गई टोटल? 4700 हुई कि नहीं हुई? अभी तो ये 4700 वर्ष पूर्व बोलेंगे यहाँ पे खड़े हो गए आप आज 2000 में, तो यानी कि 2700 ईसा पूर्व, तभी तो आपका 4700 वर्ष पहले होगा। ये समझ में आया आपको? भाई जीरो से लेके 2000 तो आज हो गई, 2022 चल रहा है, और जीरो से पहले कितना होगा? 2700, तभी तो 4700 वर्ष पूर्व की बात कर पाओगे आप। तो मैं यही कह रहा था कि जीरो जो वर्ष है उसको बोलते हैं ईसा का जन्म वाला वर्ष। ठीक है, इसके बाद वाली जो वर्ष आती हैं वो तो सीधे सीधे गिनते जाते हैं, 1 2 3 ऐसे करके 2022। और इससे पहले का जो सालें होती हैं, 1 साल पहले, 2 साल पहले, उनको क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। तो 58 ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 58 साल पहले प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो आपसे बोलेगा कि जो विक्रम संवत है, जो 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, जो विक्रम संवत है, उसको किसके नाम से जोड़ा जाता है? तो आप बताओगे राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया कि गुप्त वंश का वह राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो वो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और बन जाएगा विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ? तो 58 ईसा पूर्व। एक क्वेश्चन और बनेगा कि विक्रम संवत किसके लिए उपलक्ष्य में चलाया गया था? तो आप कहोगे शकों पर जो विजय के प्रतीक के रूप में। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, आपको ये थोड़े थोड़े याद रखने हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त का बेटा जो था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसी ने चलवाया था विक्रम संवत। ठीक है, उसी ने क्या चलाया था? विक्रम संवत। उसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। और विक्रम संवत क्यों चलाया गया था? क्योंकि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से भी पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को भी परास्त किया था। मतलब पूरी तरह से पश्चिम में पूरी तरह से शक शासकों को परास्त करने वाला राजा कौन था? तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। बाद में ये ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। ठीक है, इनके बारे में कुछ जानकारी अध्याय 11 में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ गुप्त वंश के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे, समुद्रगुप्त के बारे में और उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब पढ़ेंगे हम बच्चों हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। तो अब बताओ बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि था उसका नाम क्या था? अब आपको बताओ याद है कि नहीं? समुद्रगुप्त की जो प्रशस्तियां लिखी हैं, समुद्रगुप्त के जो दरबार में कवि था उसका नाम क्या था? मैंने यहाँ पे लिखा भी था, आपको याद हो तो। हरिसेठ। क्या नाम था बच्चों? हरिसेठ। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आगे, देखो हर्षवर्धन। अभी हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन। तो जिस तरह से हमें गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, देखो गुप्त वंश के जो शासक है उनके बारे में हमें कहां से पता चला? अभिलेखों और सिक्कों से। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। देखो हमें कोई भी शासक है बच्चों, उसके बारे में कहां से पता चल सकता है? अभिलेख। अभिलेख आप जानते हैं जो पत्थरों पे लिखा जाता है। सिक्कों से भी पता चल जाता है। उसके अलावा कुछ शासकों के बारे में उनकी जीवनी जो बायोग्राफी होती है उससे भी हमें पता चलता है। ऐसे ही एक राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। कितने साल पहले? 1400 साल पहले, यानी आज से 1400 साल पहले। मतलब आज अगर 2022 चल रहा है, मतलब 600 जब साल चल रहा होगा, 600 वाला टाइम चल रहा होगा, तब उन्होंने शासन किया होगा। उनके दरबारी जो कवि था वो बाणभट्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे आगे क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? तो आप क्या कहोगे? बाणभट्ट। और उसने जो हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है वो किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में। और उसका नाम क्या है? हर्षचरित्र। तो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि हर्षचरित्र
हर्षचरित लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो बाणभट्ट। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग। अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे बच्चों कि जो स्वेन त्सांग था वो कौन सा यात्री था? चीन का था, फ्रांस का था, पुर्तगाली था? तो आपको क्या आंसर देना है बच्चों? चीनी था। और व्यापारी था कि क्या था? वो तीर्थयात्री था। क्या था बच्चों? तीर्थयात्री। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको याद, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहा। अब आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग किसके दरबार में रहा? तो आप क्या लिखोगे? हर्ष के दरबार में। ठीक है बच्चों। और उसने वहां पे जो भी देखा उसका उसने विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर वो थानेसर का राजा बना। उसके बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कन्नौज। कन्नौज देखो यहाँ पे ये रहा ये आप देख रहे हो, ये कन्नौज है। तो उसका जो बहनोई था हर्षवर्धन का, वो कहाँ का शासक था बच्चों? कन्नौज का। ठीक है, कन्नौज का शासक था। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो उसके बहनोई को बंगाल के शासक ने मार दिया। तो हर्ष ने क्या किया? कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। ठीक है, मगध और संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगह पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे का बढ़ने का प्रयास किया तब चाणक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। देखो बच्चों, इसमें देखो मैप में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जब कन्नौज में हर्षवर्धन का जो बहनोई था उसको बंगाल का जो शासक था उसने मार दिया। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? गुस्से में कन्नौज को आक्रमण किया और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल को भी, इसको भी अपने अधीन कर लिया। बंगाल का जो एरिया यहाँ पे जो था, ठीक है, ये वाला एरिया। साथ के साथ उसने क्या सोचा कि उसने इधर बढ़ने का प्रयास किया दक्षिण की साइड, लेकिन वो नर्मदा नदी को पार नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे जो चालुक्य राजा थे, जो चालुक्यों का जो शासन था, यहाँ पे ये रही, ये आप देख रहे हो चालुक्य। तो मैं मिटा के बताता हूँ आपको। देखो, ये नर्मदा नदी को जब पार करके जब इधर जाने लगा तो यहाँ पे जो चालुक्य राजा थे, ये आप देख रहे चालुक्य, इन्होंने इसको रोक दिया। और चालुक्यों में कौन सा राजा था जिसने इसको रोका था? ये आपको याद रखना है, पुलकेशन द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय। तो हर्षवर्धन को रोकने वाला राजा, हर्षवर्धन को दक्षिण की दिशा में जाने से रोकने वाला राजा कौन था? पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, इसने रोक दिया था। और ये कौन सा शासक था? ये चालुक्य नरेश था। कौन सा राजा था? ये चालुक्यों का राजा था। ठीक है, वंश, कौन सा वंश था? चालुक्य वंश। इनके बारे में पढ़ेंगे, पल्लव, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, ये सब। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा में गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। तो ये बच्चों आप बनाना। ठीक है, अब देखो पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियां। अब हम पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय। अभी तक हमने पढ़ी हर्षवर्धन वाली और उसकी समुद्रगुप्त, गुप्त वंश की। अब हम प्रशस्ति पढ़ रहे हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय। ये जो काल चल रहा है, जो 600वां साल चल रहा है, ये आसपास वही बात की चल रही है जो हर्षवर्धन वाला टाइम चल रहा है, गुप्त वंश चल रहा है। तो इस काल में जो पल्लव थे और चालुक्य जो थे वो दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य। जो पल्लवों का राज्य है वो उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। देखो पल्लव और चालुक्य मैप से देखो, आपको मैप में थोड़ा समझ में आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, है ना, थोड़ा पूरा गंदा हो गया, इसको हटा देता। देखो इसमें आप मैप में अपनी बुक में ढूंढने की कोशिश करो कहाँ मिल रहा है आपको। देखो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पल्लव, ये रे, ये वाला जो क्षेत्र है ये पल्लव हुए, ठीक है, और ये है चालुक्य। तो चालुक्य तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी वाला जो एरिया है, कृष्णा तुंगभद्रा नदी वाला जो एरिया है, यहाँ पे चालुक्यों का शासन है। और पल्लव में जो कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम और कावेरी नदी का डेल्टा, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसके पास है? पल्लवों के पास। तो ये तो पल्लव थे और यहाँ पे थे आपके चालुक्य। ठीक है, तो पल्लव और चालुक्य ये बहुत अच्छे, मतलब एक तरह से बोल सकते महत्वपूर्ण राजवंश बन चुके थे उस टाइम पे, उस समय पे। ठीक है, और इनका राज्य कहाँ कहाँ था मैंने आपको बता दिया। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच किस वंश का शासन था, तो आप कहोगे चालुक्य। और आपसे कोई पूछे कि कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक किसका शासन था, तो बच्चों पल्लवों का। चालुक्यों की राजधानी आपसे पूछेगा 1 नंबर में क्या थी? एहोल। तो बोलेंगे कि एहोल राजधानी जो थी वो किसकी थी? चालुक्यों की। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।
धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरों की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समुद्र समृद्ध शहर थे। तो देखो चालुक्यों की राजधानी क्या हो गई, क्या होगी बच्चों बताओ? चालुक्यों की राजधानी एहोल, ये आप देख रहे हो, ये एहोल, यहाँ पे ये हो गई चालुक्यों की राजधानी। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी एहोल और पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। अब ये क्या करते थे कि आपस में एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे और एक दूसरे की राजधानियों पे अटैक करते थे। आप बताओ बच्चों राजधानियों पर अटैक क्यों करते थे? क्योंकि राजधानियों से ही पूरा शासन चलता था और जितने भी आपका जो अच्छी अच्छी चीजें थी, मंदिर मानो बड़े बड़े या फिर आपका खजाना मानो या आपका पैसा वाले लोग मानो, वो कहाँ रहते थे? राजधानियों में। तो लूटपाट भी कहाँ करते थे? वो राजधानियों में करते थे एक दूसरे की में। तो एक दूसरे की राजधानियों पर ये आक्रमण करते थे, अतिक्रमण करते थे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब एक राजा दूसरे राजा पर बार बार अटैक करोगे, बार बार आक्रमण करोगे, तो एक दो राजा दूसरा राजा क्या होगा? दोनों एक साथ दोनों धीरे धीरे क्या होंगे? कमजोर होते जाएंगे। क्योंकि युद्ध कर लड़ने में बच्चों आप देख रहे हो आज यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, कितना खर्चा होता है, आपकी इकोनॉमी डाउन होती है, आपका बहुत पैसा सेना पे लगता है, आपके व्यापारिक जो आर्थिक जो व्यापारिक जो धंधे हैं, काम धंधा है, वो ठप हो जाता है। तो ऐसा ही होता था जब ये एक दूसरे पर अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, तो धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से दोनों क्या हो गए? कमजोर होते चले गए और जब कमजोर होते जाएंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब देखो पुलकेशन द्वितीय जो था वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। तो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा कौन था? पुलकेशन द्वितीय। इसने क्या किया था? हर्षवर्धन को रोका था, अभी आपको बताया था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति। अब यहाँ पे एक और आ गया कि पुलकेशन द्वितीय का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? रवि कीर्ति। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा रवि कीर्ति किस वंश का जो कवि था? तो आप बोलेंगे चालुक्य वंश का। इसमें उनके पूर्वज खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो पुलकेशन द्वितीय के बारे में पढ़ लिया हमने। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अब ये अपने अभियान चलाए, यानी पूर्व साइड में भी और पश्चिम साइड में भी। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद, आप जानते हैं हर्ष, खुशी, उल्लास, आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। तो मतलब हर्षवर्धन को तो आगे बढ़ने से रोक दिया, हर्ष को हरा दिया। तो हर्ष का जो मतलब अब कवि ये कह रहा है रवि कीर्ति कि जब हर्षवर्धन को हराया तो जो अब हर्ष था वो अब हर्ष नहीं रहा, मतलब खुश नहीं रहा। हारने के बाद कोई खुश थोड़ा ना रहता है। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। यानी पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था और जिसको कांचीपुरम क्या था? पल्लवों का राजधानी था, उसकी दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। तो मतलब पुलकेशन द्वितीय एक अच्छा राजा था, आप ये कह सकते हो। पर चालुक्यों की जो विजय थी वो अल्पकालीन थी, मतलब थोड़े समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और मैंने आपको बताया था ना, दोनों ही वंश क्या हो गए? कमजोर हो गए। और पल्लव और चालुक्यों को अंत में क्या हुआ? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो पल्लव और चालुक्यों को किसने खत्म कर दिया? राष्ट्रकूट और चोल वंश ने, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट और चोल वंश। तो हमने अभी तक कौन कौन से वंश देखे? चालुक्य और पल्लव। ठीक है, पल्लवों के बारे में देखा और चालुक्यों के बारे में देखा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? अध्याय 9 देखिए। ठीक है, अध्याय 9 में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अब इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? अभी तक हमने राजा समुद्रगुप्त के बारे में देख लिया, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लिया, विक्रम संवत द्वारा पढ़ लिया, बीना कौन बजाता था, हर्षवर्धन देखा, फिर पुलकेशन द्वितीय देखा, जो चालुक्य वंश का राजा था, फिर पल्लव वंश के बारे में पढ़ा, पल्लव वंश की राजधानी देखी, चालुक्य वंश की राजधानी देखी, ये सब हमने अब देख लिया। अब हम पढ़ेंगे इन राज्यों का प्रशासन उस समय पे चलता कैसे था। देखो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? भूमिकर। उस टाइम पे ये तो था नहीं कि बिजनेस से कोई कर लेते हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी या सर्विस टैक्स था, सेवा कर था, ये सब था नहीं। उस समय पर कर कौन सा था बच्चों? भूमिकर। भूमिकर मतलब जैसे किसान ने पैदा किया, कितनी जमीन है, कितनी पैदा हुई, उसमें से कितना आपको कर देना पड़ेगा, यही भूमिकर था। तो प्रशासन की जो सबसे पहली इकाई थी बच्चों वो क्या थी? गांव। प्रशासन की सबसे प्राथमिक इकाई क्या है? गांव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखो बच्चों, सबसे छोटी इकाई होती थी, सबसे प्राथमिक इकाई थी गांव। लेकिन धीरे धीरे बदलाव होने लगे। राजाओं ने क्या किया कि आर्थिक मतलब पैसा भी चाहिए था, सामाजिक, समाज में भी उनको कंट्रोल रखना था, और राजनीति, आसपास के जो राज्य थे उनके साथ में भी अपनी राजनीति बना के रखनी थी, और सैन्य शक्ति मतलब सेना भी चाहिए थी। तो उसके लिए ऐसे लोगों का समर्थन लिया गया जिनके पास ये सब था।
तो उस समय पे क्या किया गया कि कुछ कुछ कदम, कुछ कुछ एक तरह से बदलाव किए गए। जैसे क्या किया गया कि कुछ कुछ जो पद थे वो क्या कर दिए गए, आनुवंशिक कर दिए गए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। आनुवंशिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जैसे मान लो कि आनुवंशिक का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मान लो आपका गृह मंत्री, अभी हमारे गृह मंत्री कौन है आप बताओ? गृह मंत्री हैं भाई, होम मिनिस्टर है हमारे, ये क्या नाम है, गृह मंत्री हैं भाई हमारे अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह जी हैं। अगर अमित शाह जी के बाद में उनका बेटा जो है वो गृह मंत्री बन जाए तो वो पद क्या हो जाएगा बच्चों, आनुवंशिक बन जाएगा। आनुवंशिक का मतलब ये है कि राजा, मतलब कोई पद पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बाद में उसके बेटे को वही पद दे दिया जाए तो वो पद क्या हो जाता है बच्चों, आनुवंशिक हो जाता है। लेकिन भारत में अभी ऐसा कोई भी पद आनुवंशिक नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रशासकीय पद भी आनुवंशिक नहीं है। कोई कलेक्टर है, उसका बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता, उसको भी एक एग्जाम देके पास करके तभी बनना पड़ेगा। कोई टीचर है तो उसका बेटा टीचर नहीं बन सकता। तो भारत में अभी कोई भी प्रशासकीय पद आनुवंशिक नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले था, जब उस टाइम की बात कर रहे हैं तब उस टाइम पे कुछ पद क्या कर दिए थे, आनुवंशिक कर दिए थे। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो जो कवि हरिसेन है, जो कवि हरिसेन की बात की है, वो कवि हरिसेन जो थे वो भी अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो आपसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि महादंड नायक का मतलब क्या है। तो महादंड नायक का मतलब क्या होता है, मुख्य न्याय अधिकारी, ये भी पूछा जा सकता है। महादंड नायक का क्या अर्थ क्या है, मुख्य न्याय अधिकारी। और ये बोला जाएगा कि जो समुद्रगुप्त के टाइम समय पे या फिर हर्षवर्धन के समय पे जो प्रशासकीय पद थे वो क्या आनुवंशिक थे, हाँ या ना, तो आनुवंशिक थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ये दो तीन शब्द आए यहाँ पे, महादंड नायक आया आपके पास में, एक कुमारामात्य आया। कुमारामात्य का मतलब क्या होता है ये आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। कुमारामात्य, कुमारामात्य का मतलब होता है महत्वपूर्ण मंत्री, यानी एक महत्वपूर्ण मंत्री। और आपसे पूछा जाएगा संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक का मतलब होता है कि जो युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री, ठीक है, युद्ध और शांति। जैसे आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ जी, वो हो गया एक तरह से संधि विग्रहिक। और कुमारामात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर टाइप का पद हो गया। और महादंड नायक कौन हो गए, जो न्याय अधिकारी, ठीक है, जुडिशियल वाले जो होते हैं। तो इस तरह से उन पदों पर भी काम करते थे, ठीक है। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्थानीय प्रशासन है उसमें जो कुछ प्रमुख व्यक्ति थे उन्हीं का बहुत बोलबाला था। क्योंकि देखो एक तो पद आनुवंशिक हो गया, जो बाप है, जो पिता है, उसके बाद में उसका बेटा बनता जाएगा, तो वो लोग तो वैसे ही पावरफुल होते चले जाएंगे। तो कुछ मुख्य व्यक्तियों का ही बोलबाला रहता था किसमें, स्थानीय प्रशासन में। इसमें नगर श्रेष्ठी, अब आपसे पूछा जाएगा नगर श्रेष्ठी क्या है, यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। तो नगर श्रेष्ठी का यानी मुख्य बैंकर या फिर बोलते हैं शहर का व्यापारी। सार्थवाह यानी व्यापारी के काफिलों का नेता, ये पूछा जा सकता है बच्चों, ये समझ में भी नहीं आएगा किसी को। सार्थवाह का मतलब क्या है, तो सार्थवाह का मतलब क्या है बच्चों, ये हो जाएगा आपका व्यापारी के काफिलों का नेता। प्रथम कुलिक, ये भी पूछा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मतलब आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। प्रथम कुलिक का मतलब क्या है, मुख्य शिल्पकार, मुख्य शिल्पकार, ठीक है बच्चों, मुख्य शिल्पकार। तथा कायस्थ, कायस्थ यानी लिपिक, लिपकों के प्रधान, ये भी पूछा जा सकता है। कायस्थ, कायस्थ का मतलब क्या है, लिपकों के प्रधान, लिपिकों के प्रधान। लिपिक तो जानते हैं ना आप, जो लिखते हैं, लेखकों के प्रधान। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। देखो ये जो नीति थी राजा अपने फायदे के लिए बनाते थे कि भाई अगर कोई पावरफुल राजा को, पावरफुल जो व्यक्ति है उसको ये आनुवंशिक पद दे देंगे तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, पैसा वो खाएगा और वो हमको पैसा देगा, कमा के कर देगा। लेकिन होता क्या था कि ये जो लोग थे, जो आनुवंशिक जो पद मिलते थे या फिर इतने लोग पावरफुल हो जाते थे कि ये क्या करते थे कि जैसे मान लो इन्होंने 100 रुपए का कर इकट्ठा किया, आप क्या कर दिए 40 रुपए राजा को दे दिए और 60 रुपए रख लेते थे। तो धीरे धीरे राजा को पता नहीं चलता था और धीरे धीरे ये टैक्स की चोरी करके और धीरे धीरे खुद इतने पावरफुल हो जाते थे कि ये राजा को चैलेंज कर देते थे कि हम नहीं दे रहे, कर जाओ, क्या कर लोगे। और उसके बाद में ये अपना अलग से राज्य बना लेते थे। तो ये भी दिक्कतें थी इस चीज में, तो ये नुकसान था। तो आप बता सकते हो कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान थे। तो आप बताइएगा बच्चों, सोच के बताइए क्या क्या फायदे थे, क्या क्या नुकसान थे। मैंने बताया भी है आपको नुकसान फायदे। एक नई प्रकार की सेना, देखो कुछ राजा जो थे वो अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। देखो सेना रखी जाती थी पहले की तरह, जिसमें क्या क्या था, हाथी होता था,
रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे, पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सेना सहायता देते थे। देखो होता क्या था कि देखो पहले राजा खुद की सेना रखता था, जिस सेना में क्या होता था कि हाथी हो गए, रथ हो गए, घुड़सवार, पैदल सिपाही सब कुछ रखते थे। लेकिन मान लो कभी युद्ध हुआ किसी से, तो अब राजा क्या है कि युद्ध तो कभी जब भी होता है तो हमेशा इतनी बड़ी सेना नहीं रख सकता ना। हमेशा इतनी बड़ी सेना रखने का क्या मतलब है? जब युद्ध 10 साल में हो रहा है, 10 साल तक कोई अगर युद्ध नहीं हुआ तो एक बड़ी सेना के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था। तो राजा क्या करता था कि एक छोटी सेना रखता था अपने पास, और एक कुछ सेना नायक रखते थे। और सेना नायक क्या करते थे कि सेना नायकों के पास में सेना रहती थी उनकी खुद की, और वो छोटी छोटी सेनाएं रखते थे, और उन सेना नायकों को उस सेना का एक तरह से बंदोबस्त करने के लिए, उस सेना को रखने के लिए कुछ पैसा दिया जाता था, जो कर के रूप में या जमीनों के रूप में। उनको जमीन दे दी, जैसे कोई सेना नायक है उसको क्या कर दी बच्चों, एक जमीन दे दी। अब जमीन दे दोगे तो वो सेना नायक क्या करेगा, अपनी एक सेना मेंटेन करेगा। जब राजा को जब जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी सेना राजा को दे देगा। तो उससे क्या होता था कि सेना नायकों को क्या करता था, कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में उनको कुछ भूमि दान दिया जाता था, और दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना व घोड़ों की देखभाल करते थे, और साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो जो सेना नायक है बच्चों, आपको समझ में आया सेना नायक कौन है? और इनको क्या बोला गया है, सामंत बोला गया है। ठीक है, सामंत, इन्हीं को सामंत बोला जाता है। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। बात वही हो गई, सामंतों के पास में सेना है, पैसा है, भूमि है, और जहां पे मान लो राजा कमजोर पड़ गया कहीं पे, तो सामंत क्या करता था, अपनी भूमि को अलग लेके, अपनी जमीन को अलग लेके अपना स्वतंत्र राजा बन जाता था। तो ऐसा हुआ है बहुत जगह जहां पे सामंतों ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है। अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं, देखो अब बात करते हैं सभाओं के बारे में। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। अब देखो कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की गई है, जिसमें एक सभा का मतलब क्या है, पल्लवों के उसके लिए देखें, पल्लवों के हिसाब से, पल्लवों के अभिलेखों के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, सभा का मतलब क्या है, ब्राह्मण भूस्वामी, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। बच्चों क्या है, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, उसको बोला गया सभा। ये सभाएं उपसम्मतियों के जरिए, अब सभाएं किस में बटी हुई हैं, उपसम्मतियों में। सभाओं में क्या हो गया, उपसम्मति हो गई। ठीक है, उपसम्मति कौन कौन से काम कर रही है, सिंचाई का काम कर रही है, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम कर रही है, सड़क का निर्माण करा रही है, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम। तो उपसमितियों के काम आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 काम, सिंचाई वाला, खेतीबाड़ी वाला, सड़क निर्माण वाला, और स्थानीय मंदिरों की देखभाल कर रही है। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात की गई है। ये तो जो सभा है, ठीक है, ये तो सभा वहां पे जहां पे ब्राह्मण भूस्वामी है, और जहां पे ब्राह्मण भूस्वामी नहीं है वहां पे कौन सी सभा होगी बच्चों, उर सभा। उसका नाम क्या रखा गया, उर सभा। नगरम, अब नगरम क्या है, अब आपसे बात की जाएगी नगरम। नगरम क्या है, व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। किसका नाम है, व्यापारियों के संगठन का नाम। ठीक है, व्यापारी के संगठन का नाम। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, नगरम। तो आपसे कोई पूछे नगरम क्या है, तो आप कहोगे व्यापारियों के संगठन का नाम। संभवतः उन सभाओं पर धनी शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती थी, जो सभाएं इस तरह से काम करती थी। ठीक है, आपको समझ में आया। अब बात करते हैं उस जमाने में आम लोग। देखो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जैसे कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास ने जो नाटक लिखे हैं, ठीक है, उसने किस तरह के नाटक लिखे हैं, जिसमें राज दरबार के जीवन का वर्णन किया है। इन नाटकों में रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। मतलब इन नाटकों में जो राजा और ब्राह्मण हैं उनको क्या बोलते दिखाया गया, संस्कृत। जबकि अन्य लोग और महिलाएं कौन सी भाषाएं बोल रही हैं, प्राकृत लोग। मतलब आम जनता बोल रही है प्राकृत और राजा बोल रहे हैं संस्कृत। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है बच्चों, ये पूछ लेगा आपसे पेपर में कि कालिदास ने कौन सा नाटक लिखा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें किसके बारे में है, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। तो इसमें छोटी सी कहानी है, आप पढ़ लेना। तो होता क्या है कि एक मछुआरे को कीमती अंगूठी मिल जाती है। वह अंगूठी राजा ने क्या की थी, शकुंतला को भेंट की थी। लेकिन शकुंतला क्या गई थी कि नाव में मान लो कहीं घूमने गई थी, तो वो अंगूठी गिर गई, और उस अंगूठी को कौन निकल गई, मछली। जब मछली उसको मिली मछुआरे को, तो वो अंगूठी को लौटाने कहाँ गया, राजमहल को। उसने सोचा कि ये तो बहुत सुंदर अंगूठी है, इसको मैं अगर राजा को दूंगा तो राजा मुझे इनाम देगा। लेकिन जब वो राजमहल पहुंचा तो द्वारपालों ने कहा ये तो भाई राजा की अंगूठी है, तुमने चोरी की है।
तो उस तरह से उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया गया। लेकिन बाद में जब राजा ने उस अंगूठी को देखा तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने मछुआरे को इनाम दे दी, और पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो और वो पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? आप सोच के बताओ बच्चों, आपको क्या लगता है? अगर आप मान लो कोई गरीब आदमी है और उसको कुछ मान लो कीमती चीज मिल गई तो आज भी उसको चोरी समझा जाएगा अगर वो लौटाने गया तो? कहीं कहीं ऐसा है अभी भी। ठीक, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए। किसने दिए थे बच्चों? बुद्ध, महावीर स्वामी। इन्होंने प्राकृत भाषा में दिए थे कि नहीं दिए थे? मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर्स में। और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए थे। आप बताना इसका आंसर, मैं लिख ही देता हूँ, अशोक। ठीक है। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना पड़ा होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। मतलब चीनी जो तीर्थयात्री है फासियन, इसने क्या किया है कि उस समय के कुछ अछूत लोगों के बारे में भी वर्णन किया है। जो अछूत लोग थे वो मैंने आपको बताया ही वो क्या करते थे। मैंने आपको बहुत अच्छे सारे एक पिछले किसी चैप्टर में मैंने आपको इसका वर्णन किया था कि अछूत लोगों का काम क्या था, शायद सोशल साइंस में किया था। ये जो मरे गिरे जानवर थे, सफाइयों का काम ये अछूत लोग करते थे और इनको लोग इस टाइम पे ऐसा मानते थे कि इनसे छू जाना भी एक तरह से वो अपने आप को पाप मानते थे कि इनसे अगर हमें छू गए तो हम मतलब पाप लगेगा। तो इससे क्या था, लोग इनसे छूते नहीं थे, इनको अछूत बोला गया था। जिनसे छुएंगे नहीं वो अछूत हो गए। ठीक है बच्चों। और अभी तो खैर इसको खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उसको एक तरह से दंडनीय अपराध भी माना जाता है कि अगर आप किसी को अछूत मानते हैं। और इसके लिए शायद 1987 था या इसमें एक कानून भी आया है, अस्पृश्यता अधिनियम आया है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कुछ ऐसे करके आया है। और अब ये अछूत क्या थे बच्चों? ये अछूत ये थे कि ये शहर के बाहर रहते थे, इनको शहर के या गांव के अंदर नहीं रहने दिया जाता था। अगर ये कभी किसी काम के लिए शहर के अंदर आते भी थे तो ये क्या करते थे कि ढोल बजाते हुए या डंडा बजाते हुए, लकड़ी को डंडा से आवाज करते हुए आते थे, जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि वहां के अछूत आ रहा है। तो लोग क्या करते थे, इनके लिए रास्ता दे देते थे। ठीक है, जिससे कि लोग इनसे छू ना पाए। ठीक। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया है। ठीक है, बाणभट्ट ने चित्रण किया है। देखो राजा की सेना, तो राजा की जब सेना चलती थी तो क्या क्या सामान लेके चलती थी, आप पढ़ना, ये सब पूरा दिया हुआ है। और राजा के जो जिस गांव से जाती थी वो गांव वाले कैसे उनकी स्वागत करते थे। ठीक है, राजा अपने पीछे क्या करते थे, जो सेनाएं थी वो विनाश और विध्वंस करती जाती थी, झोंपड़ियों को हाथी कुचल डालते थे, व्यापारियों के काफिले में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डर के भाग जा खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब राजा यात्रा पे जाते थे सेना लेके। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अन्यत्र मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। ठीक है, मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। जो अरब देश हैं अभी जानते हो आप, पश्चिम साइड में इधर में है, पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम साइड में, वो एक यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल वहां अरब में क्या रेत जगह, जनरली रेत है वहां पे। दरअसल जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं वो अरब देश बोलते हैं उन्हीं को। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो यूरोप आता है, यूरोप के बाद अरब आता है, फिर भारत आता है। तो जो अरब व्यापारी हैं वो एक तरह से एक कड़ी का काम करते हैं यूरोप और भारत के जो व्यापारियों के बीच में। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे। कौन थे? बेदुइन, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो आपसे पूछेगा कि बेदुइन कहाँ के कबीले थे, तो वो थे अरब के कबीले। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर रहते थे, क्योंकि देखो रेत है वहां पर, रेत है तो क्या मिलेगा? ऊंट, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में भी आपको पता है रेत है तो वहां पे क्या होता है? ऊंट मिलते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में क्या है, स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुई, तो आप कहोगे 1400 साल पहले। कितने साल पहले बच्चों? 1400 साल पहले। ये नया मतलब ज्यादा पुराना धर्म नहीं है, इस्लाम नया ही धर्म है। ठीक है, इससे तो पुराने बहुत सारे धर्म है, जैसे कि जैन है, आपका बौद्ध धर्म है। ठीक है, ये सब पुराने धर्म है, लेकिन ये हिंदू धर्म है, लेकिन ये इस्लाम धर्म तो नया ही है, 1400 साल पहले ही। और ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी? अरब में शुरुआत हुई थी इस्लाम की। और इस ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। तो जैसे ईसाई धर्म में मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो ईसा मसीह उसको सर्वोपरि मानते हैं, उस तरह इस्लाम ने भी किसको सर्वोपरि माना है? अल्लाह को। उनके बाद सभी को समान माना गया है और अल्लाह के बाद सभी लोग समान हैं। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान। तो आपसे पूछेगा कि इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। ठीक है, जैसे इस्लाम का कुरान हो गया,
हिंदुओं में भी कुछ कुछ पवित्र ग्रंथ हैं, ठीक, और सभी धर्मों में कुछ कुछ पवित्र ग्रंथ होते ही हैं, ठीक है। हिंदुओं में जैसे गीता हो गई। मुसलमान जो थे वो स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम जो था वो उत्तरी अफ्रीका, स्पेन में, ईरान में और भारत में फैल गया, ठीक है। 100 साल में ये फैल गया था। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। तो कितने साल पहले, जो आज का पाकिस्तान है उसको जीत लिया था 1300 साल पहले सिंध को, ठीक। सही या गलत बताओ। हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रस्तुति लिखी, ये हो जाएगा गलत। हरिसेन ने इसके लिए थोड़ा ना लिखी थी। आर्यव्रत के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। आर्यव्रत के शासकों तो समुद्रगुप्त ने सीधा ही अपने उसमें ले लिया था ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दक्षिणापथ वाले लाते थे। दक्षिणापथ में 12 शासक थे, ये सही हो जाएगा। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थे, ये आप बताना, ये गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। एहोल पल्लवों की राजधानी थी, एहोल चालुक्यों की राजधानी थी, ये भी गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये आप देख लेना। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, ये तो काम करती रही है, तो सही है। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। हर्षचरित्र ने लिखा ही है, ठीक है ना, और चीनी तीर्थयात्री ने भी लिखा है, तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। जो क्या था, स्वेन त्सांग। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए, ये मैंने आपको बताया है कि सेना नायकों की भर्ती की गई थी, सेना नायकों को माना गया था, सामंत बनाए गए थे, ये सब। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखती हैं। आनुवंशिक कर दिए गए थे, पदों को आनुवंशिक कर दिया गया था, उसके कुछ फायदे थे, उसके कुछ नुकसान थे, मैंने ये तुमको बताया था ना, ये बच्चों आप देख लेना, ठीक है। पदों को क्या कर दिया था, आनुवंशिक कर दिया गया था। तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा। उसे बीना भी बजाना पड़ेगा, कवि बनना पड़ेगा, ठीक है, उसे योद्धा भी बनना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे। प्रशस्ति अगर आपकी संस्कृत भाषा में लिखी है तो आम लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर प्रशस्ति प्राकृत भाषा में लिखी है तो लोग समझ पाएंगे। लेकिन इसमें प्रशस्ति कुछ संस्कृत भाषा में लिखी गई तो उनके लिए ये मुझे लगता है कि डिफिकल्ट काम होगा, मुश्किल होगा। तो यहां तक मैंने आपको ये चैप्टर करा दिया। देखो बच्चों, अब अगला चैप्टर है अपने पास में इमारतें, चित्र और किताब, ठीक है। ये चैप्टर मैं लास्ट कर पढ़ाऊंगा आपको, अध्याय 11। इसके बाद में आपकी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। और मैंने आपको भूगोल करा दी है क्लास 6 की, और पॉलिटिकल साइंस भी करा दी है, और यहाँ पे हमारा हिस्ट्री अगले चैप्टर में खत्म हो जाएगा अगले वीडियो में। उसके बाद हम क्लास 7 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।